हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी आरओ एआरओ में विश्व और भारत के जितने भी प्रश्न अभी तक आरओ एआरओ की सीरीज में पूछे गए थे, उन सभी की हम डिटेल चर्चा कर रहे हैं। तो आपको ये फिर भी पता होगा कि आगे भी हम इसी प्रकार से जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं, यानी कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन सभी की हम चर्चा भी करते रहेंगे आपके समक्ष। उसके बाद हम अभी कुछ दिनों के बाद में चैप्टर वाइज भी शुरू करेंगे और जल्द ही हमारी क्लास शुरू होने वाली है चैप्टर वाइज की। ठीक है, चैप्टर वाइज में सबसे पहले हम संविधान को ले लेते हैं। अगर आरओ आरओ की प्रीवियस बात करिए तो सबसे ज्यादा जो प्रश्न है वो आपके नंबर 1 करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे जो पार्ट आता है वो ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री, और हिस्ट्री के बाद अगर हम देखें तो आपका संविधान का सबसे ज्यादा वेटेज यहाँ पर रहता है। तो अगर हम अच्छे से आपके 4 सब्जेक्ट यानी कि करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अगर संविधान को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो साइंस को भी हम देखेंगे। साइंस से भी 11 से 12 प्रश्न आपके आ सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आपके करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपके भूगोल से सबसे ज्यादा प्रश्न आएंगे, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का भी हिस्सा होता है आपके। ठीक है, तो अभी हमारी जो सीरीज चल रही है वो आपको पता ही है कि 2011 से लेके 2022 के जितने भी प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं उन सभी की डिटेल चर्चा हम करते हैं आपके समक्ष, और आपको अच्छी तरह से आपका सहयोग भी मिल रहा है, आप वीडियो को लगातार वॉच भी कर रहे हैं। तो देखिएगा, इसी प्रकार से सीरीज हमारी चलती रहेगी। तो सीरीज का सेंस वही है। आज हमने थोड़ा सा चेंज किया है पीडीएफ में क्वेश्चनों को थोड़ा साइड करके बनाया है और अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए। अभी तक हम 6 वीडियो में 120 यानी कि 120 प्रश्न पढ़ चुके हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर प्रश्नों को लगातार देखते हैं ना तो यहीं से हमारी क्लास जारी रहती है। ठीक है, तो देखिएगा आपके लिए मैप है। अगर हम इसकी बात करें तो आप सभी लोगों को पता है बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर है और आपका अरब सागर है। ठीक है, इन 3 सागर है ना, ये 3 सागर जो है वो आपके, इनकी एक पत्नी भी है जिसे हम कहते हैं कन्याकुमारी। तो 3 सागरों का संगम किसे कहते हैं? कन्याकुमारी को कहते हैं। कन्या है फिर भी कुमारी है, कहां पर है? तमिलनाडु में है। लेकिन उसके 3 हस्बैंड हैं, यानी कि अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। तो तीनों संगम का किसे कहते हैं? तीनों संगम की जो पत्नी है, यानी कि 3 सागरों का जो संगम है उसे कन्याकुमारी कहते हैं। ये बना हुआ था, इसलिए आपसे थोड़ी सी चर्चा कर ली। आपको अगर जुड़ना है हमारे व्हाट्सएप नंबर से तो आप जुड़ जाइएगा। इस व्हाट्सएप नंबर से आप हमें एसएमएस कर दें। इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको पीडीएफ भी यहीं से प्राप्त हो जाएगी। स्क्रीन पे भी आपको लगातार दिख रहा है नंबर। ठीक है, तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि जाम्बिया की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। यानी कि प्रश्न यह है कि जाम्बिया की सीमा किस देश से नहीं लगती है। आपको ये पता है कि अगर हम बात करें तो किसी भी देश की सीमा की जानकारी के लिए हमें 4 दिशाओं की आवश्यकता तो होती है, यानी कि 4 दिशाओं की आवश्यकता तो हमको होती है। लेकिन अगर हम किसी देश की सीमा की बात करें तो हम 4 दिशाओं से किसी देश की सीमा, किसी राज्य की सीमा या किसी भी स्थिति की सीमा को हम ज्ञात नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कुल मिलाकर कितनी दिशाओं की आवश्यकता होती है? इसके लिए हमें कुल मिलाकर 8 दिशाओं की आवश्यकता होती है। तो आप लोग जान चुके हो कि किसी भी देश की स्थिति को जानने के लिए हमें 8 दिशाओं की आवश्यकता होती है। जैसे अगर ये नॉर्थ है और ये आपका ईस्ट है तो ये दिशा जो होगी नॉर्थ ईस्ट होगी। ये साउथ है, ये ईस्ट है तो ये साउथ ईस्ट दिशा होगी। तो अगर पूछे कि जाम्बिया की सीमा कहाँ से नहीं लगती, अगर हम देखेंगे तो उत्तर में सीमा जो लगती है वो आपके कांगो से लगती है। कहाँ से लगेगी उत्तर में सीमा? तो उत्तर में सीमा जो लगती है वो आपके कांगो से लगती है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो कहाँ से लगेगी? आपकी जिम्बाब्वे। ठीक है, जिम्बाब्वे से लगती है आपकी, यानी कह सकते हैं उत्तर और पूरब की सीमा जिम्बाब्वे से लगती है। और कहाँ से लगेगी? और अगर करें तो बोत्सवाना से लगेगी, बोत्सवाना से लगेगी। ठीक है, अब हम उससे नीचे उतर के आते हैं तो देखिएगा और भी आपका नामीबिया हो गया, अंगोला हो गया। तो नामीबिया से भी सीमा लगती है, यानी कि जो दक्षिणी सीमा है वो कहाँ से लगेगी? आपकी नामीबिया से लगेगी। और जो आपकी सबसे जो उत्तरी सीमा यानी कि जो पश्चिमी सीमा होगी वो कहाँ से लगेगी? आपके अंगोला से। तो वो सीमा आपके अंगोला से लगती है। ठीक है, याद रखिएगा वो सीमा आपके कहाँ से लगी है? अंगोला से लगी है। तो इस प्रकार अगर हम बात करें
तो आपको पता तो चल ही गया होगा कि किस देश से सीमा नहीं लगेगी। तो देखिएगा, नामीबिया से सीमा लग रही है, तो ये तो लगी रही है। तंजानिया से नहीं लग रही है, अंगोला से लगती है, बोत्सवाना से लगती है। तो आंसर क्या होगा आपकी, ओवनिस्ट सीमा नहीं बनाता किसके साथ में, आपके तंजानिया के साथ में। तो जितने भी देश आपके लिखे हुए हैं, इन सब देशों की आपको राजधानी भी याद करनी है। जैसे अगर हम जाम्बिया की कैपिटल की बात करें, तो जाम्बिया की कैपिटल आपकी होगी, क्या कहेंगे कैपिटल को, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं जाम्बिया। जाम्बिया की अगर बात करेंगे तो जाम्बिया कैपिटल है आपके लुसाका। और मुद्रा की बात करेंगे, क्या है आपकी क्वाचा। ठीक है, तो इस प्रकार हमें जितने भी देश लिखे हुए हैं, उन सभी देशों की कैपिटल याद करनी है। जैसे नामीबिया की बिंडोक है, तंजानिया की डोडोमा। मेरी कितनी माँ, यानी कि कह सकते हैं दो दो माँ, डोडोमा, डोडोमा, यानी कि तंजानिया कितनी माँ है, डोडोमा। डोडोमा क्या है, कैपिटल है आपकी तंजानिया की। ठीक है, तो आपको पता है कि जाम्बिया जो है वो आपकी किस देश की उभयनिष्ठ सीमा के साथ संपर्क नहीं बनाता, तो आपके तंजानिया के साथ सीमा के साथ संपर्क नहीं बनाता है। और भी अगर हम इसमें बात करेंगे तो देखिएगा, यहाँ पर आधिकारिक अगर भाषा की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश को ज्यादा मान्यता प्राप्त है। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है आपकी, इंग्लिश। ठीक है, और अगर बात करें कि जाम्बिया की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, तो जाम्बिया की सबसे लंबी नदी की अगर बात करेंगे तो काफू। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जाम्बिया की सबसे लंबी नदी है। तो जाम्बिया की अगर सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो उसको हम बोलते हैं काफू नदी, जाम्बिया की सबसे लंबी नदी है। तो जाम्बिया की सीमा किस देश से नहीं लगती है, तो किस देश से नहीं लगती, आपके तंजानिया से जाम्बिया की सीमा नहीं लगती है। ठीक है, किससे सीमा नहीं लगती, तो तंजानिया की सीमा आपके नहीं लगती है जाम्बिया देश से। ओके, तो इस तरह हमारा पहला प्रश्न हो गया। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है। तो देखिएगा, अनाईमुडी है, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी या धूपगढ़। धूपगढ़ की अगर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश, कहां पर आपके, ठीक है, लिखते हैं मैं यहां पर, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की सबसे सबसे ऊंची चोटी, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाता है किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो आपके सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है आपकी धूपगढ़। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी हो गई। महेंद्रगिरी की अगर बात करेंगे तो उड़ीसा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, उड़ीसा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, या हम कह सकते हैं पूर्वी घाट की, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, कह सकते हैं पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल ठीक समझ में आ गई होगी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे डोडा बेटा, तो डोडा बेटा की अगर बात करेंगे 2637 इसकी ऊंचाई है। और दक्षिण भारत की दूसरी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी आपकी क्या है, आपकी डोडा बेटा है। जो कहां पर है आपके, तो आपके है तमिलनाडु में। कहां पर है आपके, तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों पर है। तमिलनाडु में नीलगिरी, नीलगिरी की पहाड़ियों पर है। ठीक है, तो तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों पर है आपके डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई 2637 किलोमीटर है।
और कुछ इसके डिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, अगर इसके डिस्टेंस को 2695 मीटर कर दिया जाए, ठीक है, अगर डिस्टेंस को 2695 मीटर कर दिया जाए तो हम कह सकते हैं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, आप देखिएगा थोड़ी सी ऊंचाई मात्र ज्यादा है, लेकिन उसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बता दिया गया है अनाईमुडी। कहां पर है आपके, तो आपके केरल राज्य में है। कहां पर है आपके, केरल राज्य में है, ठीक है। तो इस तरह हमारे प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका, अनाईमुडी। तो अनाईमुडी की ऊंचाई जो है 2695 किलोमीटर है, यानी कि मीटर है, और 3726 मीटर आपके किसकी है, डोडा बेटा। देखिएगा थोड़ी सी ऊंचाई उसकी ज्यादा हुई और इसकी थोड़ी सी ऊंचाई क्या हुई, कम हुई, और ए बन गया दक्षिण भारत का एवरेस्ट कहा जाता है, यानी कि इस चोटी को क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत का एवरेस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि दक्षिण भारत का एवरेस्ट किसे कहा जाता है, तो भाई दक्षिण भारत का एवरेस्ट किसे कहा जाता है, तो दक्षिण भारत का एवरेस्ट कहते हैं हम अनाईमुडी को, जो कहां पर है आपके केरल में है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेटा है, जिसकी देखिएगा ज्यादा अंतर नहीं है आपके लंबाई का, ठीक है, ऊंचाई का ज्यादा अंतर नहीं है, तो थोड़ी सी नहीं, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर भी ऊंचाई अगर कम होती तो दक्षिण भारत की दूसरी हो जाती, या भारत की दूसरी हो जाती, ठीक है। तो एक एक मीटर का नहीं, पॉइंट का भी फर्क होने से हम ऊंचाई को क्रिएट कर सकते हैं, ऊंचाई को अपनी बना सकते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट की अगर बात करें तो पॉइंट पॉइंट पॉइंट, यानी कि 0.0006 से भी बाहर होता है, 0.1 उससे बंद संख्या ज्यादा बड़ी होती है। आपसे अगर पूछें कि बताइएगा इसमें अगर बात करें तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे सबसे बड़ी संख्या आपकी 0.1 है। तो 0.1 से तो बाहर होते होते हैं, लेकिन इस संख्या से भी लोग क्या होते हैं, एग्जाम में बाहर होते हैं। तो एक एक मीटर की ऊंचाई से हम पहले और दूसरे नंबर पर आते हैं, ठीक है। आप देखिएगा इसका आंसर क्या होगा, अनाईमुडी। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे तो नीलगिरी पहाड़ियों पर एक जनजाति निवास करती है जो बहुत ही फेमस है, जिसे कहते हैं टोडा जनजाति। टोडा जनजाति किन पहाड़ियों पर निवास करती है, टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है आपके, ठीक है। तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर कौन सी जनजाति निवास करती है, टोडा जनजाति निवास करती है। निम्नलिखित नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, तो भाई सर्वाधिक प्रदूषित नदी बतानी है कि सर्वाधिक प्रदूषित जो नदी है वो कौन सी है। गोमती नदी, पेरियार नदी, दामोदर नदी या महानदी। गोमती नदी की बात करेंगे तो पीलीभीत से निकलती है आपकी, फिर झील से निकलेगी तो पुलहर झील से निकलती है, पीलीभीत के पुलहर झील से निकलती है, यानी कि माडो टांडा होते हुए निकलती है, और उत्तर प्रदेश के कई सारे डिस्ट्रिक्ट में बहती है, जैसे आपका लखीमपुर खीरी में बहती है, पीलीभीत से निकलेगी तो पीलीभीत में है, ठीक है, पीलीभीत में बहती है। उसके बाद जौनपुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, ठीक है। तो आपके उत्तर प्रदेश के इन जिलों में क्या बहती है, गोमती नदी बहती है आपके, ठीक है। याद रखिए गोमती नदी किस जिले में नहीं बहती उत्तर प्रदेश के, ये भी प्रश्न आपके पेपर पूछे जाते हैं, किस जिले में नहीं बहती है, ठीक है, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पुलहर झील की बात करेंगे तो पुलहर झील से निकलती है। पेरियार जो है वो आपके कहाँ पर है, आपके केरल में है, पेरियार नेशनल पार्क भी आपके केरल में है और ये नदी भी आपके केरल में है। अगर दामोदर की बात करेंगे तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, और दामोदर को कहते हैं बंगाल का शोक, बंगाल का शोक भी कहते हैं किसको, दामोदर नदी को, ठीक है। तो छोटा नागपुर के पठार की अगर बात करेंगे, छोटा नागपुर का पठार जो है वो खनिजों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है,
खनिजों के लिए प्रसिद्ध है छोटा नागपुर का पठार, इसीलिए इसे भारत का रूर कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का रूर कहते हैं। देखिए, भारत की आत्मा कह सकते हैं, अब भारत का इसे रूर भी कहते हैं। किसे? छोटा नागपुर के पठार। महानदी की बात करेंगे तो महानदी आपके, ठीक है, बहती है आपके कई सारे राज्यों में बहती है। और आपके महानदी यानी कि नर्मदा और ताप्ती की अगर बात करेंगे, देखिए महानदी डेल्टा का निर्माण करती है, लेकिन नर्मदा और ताप्ती नदी की बात करेंगे, ठीक है, तापी नदी या ताप्ती नदी की बात करेंगे तो ये किसका निर्माण करती है? आपके ऐश्वर्य का निर्माण करती है। और महानदी आपके डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है, उड़ीसा राज्य में, यानी कि इसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है। किस राज्य का शोक कहा जाता है? उड़ीसा का शोक कहा जाता है। किसको? महानदी को। ठीक है, बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। और भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में से वैसे यमुना का भी नाम आता है, लेकिन आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा हमारा आंसर? दामोदर नदी। क्या आंसर होगा भाई हमारा? हमारा आंसर होगा आपका दामोदर नदी जो है वो आपकी भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। अगर और भी दामोदर की अगर फैक्ट की बात करें तो देखिएगा, दामोदर नदी पर विश्व की पहली नदी घाटी परियोजना बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? विश्व की पहली नदी घाटी परियोजना बनाई गई थी, या हम कह सकते हैं स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र भारत लिखिएगा, विश्व नहीं, स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना निकी प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था? 7 जुलाई 1948 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? आपकी दामोदर रिवर पर बनाई गई थी पहली नदी घाटी परियोजना को। इस तरह हमने देखा कि पहला जो आंसर इसका होगा वो क्या होगा आपका? तो आंसर होगा हमारा आंसर नंबर सी, ठीक है, दामोदर नदी। ओके, अगला प्रश्न है, भारत में कुल उत्पादित लगभग, भारत में कुल उत्पादित वैद्युत शक्ति का भाग है, यानी कि उत्पादित वैद्युत शक्ति का भाग है, वैद्युत शक्ति का भाग है। तो देखिएगा, भारत में कुल उत्पादन के वैद्युत शक्ति का जो भाग है वो कितना है? 3.3% है। कितना है आपके? 3.3% है। अगर 3 से 5 होता यहाँ पर तो हम 4% ले सकते थे, और ओवर अगला बात करेंगे तो कितना प्रतिशत होगा आपका? 3% होगा। कितना प्रतिशत होगा आपके? 3% होगा, क्योंकि 5 से क्या है? कम है आपका। ठीक है, अगर बात करें कि भारत में परमाणु रिएक्टर हैं आपके बहुत सारे, तो परमाणु रिएक्टर भी हैं आपके भारत सारे। ठीक है, अभी एक नया परमाणु रिएक्टर बनाया गया था जिसे नाम दिया गया था गोरखपुर, गोरखपुर परमाणु रिएक्टर। कहां पर है आप बता सकते हैं? कि गोरखपुर परमाणु रिएक्टर कहां पर है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में भी एक शहर है जो आपके राप्ती नदी के किनारे है, लेकिन गोरखपुर परमाणु रिएक्टर की बात करेंगे तो ये कहां पर है? आपके हरियाणा में। कहां पर है? हरियाणा में। तो भारत में कई सारे आपके क्या हैं? परमाणु रिएक्टर हैं, लेकिन परमाणु विद्युत संयंत्र भी आपके कई सारे लगाए गए। जैसे भारत का पहला परमाणु रिएक्टर की बात करेंगे तो उसका नाम क्या था? अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम था अप्सरा, याद रखिएगा। तो भारत में परमाणु ऊर्जा भी है आपके, परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी हैं भारत में बहुत सारे। अगर बात करें कि पहला कौन सा है, तो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है आपका तारापुर। तारापुर अमेरिका के सहयोग से बनाया गया था, और आपके कहां पर है? महाराष्ट्र में है। अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया था, और कहां पर है? आपके महाराष्ट्र में। तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो आपका क्या है? तारापुर है। और कहां पर है आपके स्थित? तो आपके महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, और परमाणु रिएक्टर पहला क्या था? तो पहला परमाणु रिएक्टर था आपका अप्सरा। अप्सरा जो है वो पहला परमाणु रिएक्टर था किसका? आपका भारत का। तो क्या नाम था उसका? अप्सरा। ठीक है, और इसमें कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत करता है? आपके 3% करता है कुल उत्पादन का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कह रहे कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है? ठीक है,
तो नहीं वाली तो प्राथमिकता है आपकी आरओ के पेपर के लिए, तो नहीं नहीं देखेंगे कि भाई कौन सा है। सरदार सरोवर बांध सभी को पता है कि ठीक है। तैलिया बांध आपका कोनार नदी पर है। तैलिया बांध की अगर बात करेंगे तो किस नदी पर है आपके, बराकर रिवर, बराकर नदी पर है। तो यही हमारा आंसर हो गया शायद। गांधी सागर की बात करेंगे चंबल नदी पर है, ये भी बिल्कुल ठीक है। नागार्जुन बात करेंगे तो कृष्णा नदी पर है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो बराकर नदी की बात करेंगे तो बराकर किसकी सहायक नदी है आपकी, दामोदर की। तो यहाँ पर अगर दामोदर भी होता फिर भी ठीक होता, लेकिन कोनार नदी है तो ये बिल्कुल गलत है। तो दामोदर की सहायक नदी है बराकर नदी। तो तैलिया बांध जो है वो किस नदी पर है आपके, बराकर नदी पर है, ठीक है। एक देखिएगा गाजर, अगर मैं गाजर को बना दूं तो गा से होगा गांधी सागर, क्या होगा, गांधी सागर। गा से होगा, जा से होगा जवाहर, जा से होगा जवाहर सागर। रा से होगा राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर। अगर इन सभी की बात मैं करूं तो ओवरऑल जितना भी यहां से यहां तक जो आपने देखा है कि गाजर, गाजर से जो जितने भी बांध हैं वो सब कहां पर हैं आपके, चंबल नदी पर। कहां पर हैं आपके, तो चंबल नदी पर। तो गाजर से जितने भी हमारे बांध होते हैं वो सब कहां पर हैं आपके, चंबल नदी पर हैं। गाजर से जितने भी बांध हमारे होंगे वो चंबल नदी पर हैं, ठीक है। अब आप एक बात देखिएगा कि कृष्णा नदी, बिल्कुल नागार्जुन सागर जो बांध है कृष्णा नदी के किनारे है, लेकिन कृष्णा नदी के किनारे भारत का एक बड़ा शहर भी है, कौन सा, विजयवाड़ा। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे है, तो विजयवाड़ा की अगर बात करेंगे तो आपके कृष्णा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे, बहुत पेपर पूछा आता है कि विजयवाड़ा किस नदी के किनारे है, तो विजयवाड़ा भाई आपके कृष्णा नदी के किनारे है, ठीक है। किस नदी के किनारे है, कृष्णा नदी के किनारे है आपका विजयवाड़ा, ठीक है। कारण भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जवाब पाया जाता है, यानी कि लिग्नाइट कोयले का जो सर्वाधिक जमाव जो है वो कहाँ पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है, उड़ीसा में, जम्मू कश्मीर में या तमिलनाडु में। तो कहां पर सबसे अधिक भंडार पाए जाते हैं लिग्नाइट कोयले के, तो लिग्नाइट कोयले का जो सबसे अधिक भंडार है वो आपके तमिलनाडु में पाया जाता है। आंसर क्या सही होगा आपके। आपको पता है कि कोयला जो होगा, कोयले की अगर बात करें तो देखिएगा कोयले के आपके पॉइंट याद करिएगा आप लोग। कोयला, कोयला आपको कहाँ मिलेगा, सबसे पहले बात चलिए बात कर लेते हैं कितने प्रकार का होता है। तो देखिए कोयला होता है आपके 4 प्रकार का। एंथ्रोसाइट्स कोयला होता है, जो आपको सबसे अधिक भंडार कहाँ देखने को मिलेंगे, आपके जम्मू कश्मीर में मिलेंगे सबसे अधिक भंडार। उसके बाद आपका बिटुमिन्स कोयला होता है, और बिटुमिन्स कोयले का सबसे अधिक भंडार आपको झारखंड में देखने को मिलेंगे। उसके बाद तीसरी अच्छी किस्म का जो कोयला होता है उसे लिग्नाइट कहते हैं। इसके भंडार आपको तमिलनाडु क्षेत्र में देखने को मिलेंगे, यही हमारा क्वेश्चन था। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ से कि सबसे बेकार किस्म का जो कोयला होता है उसे कहते हैं पिट कोयला। तो पिट कोयला जो है वो कहाँ पर मिलेगा, आपके दलदली क्षेत्रों में। दलदली क्षेत्रों में मिलेगा आपका पिट कोयला, जहाँ पे दलदल टाइप का क्षेत्र होगा वहां पर मिलेगा। तो प्रश्न भी पूछा सकता है कि पिट कोयला कहाँ पर मिलेगा, दलदली क्षेत्रों में मिलेगा। अब अगर ओवरऑल बात करें कि कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है, तो याद रखिएगा कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है, अपसादी चट्टानों में। तो कोयला आपके अपसादी चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है, तो अपसादी चट्टानों में पाया जाता है आपके कोयला, ठीक है। कोयला की अगर बात करेंगे, कोयला का सर्वाधिक भाग किस लैंड से मिलता है, तो गोंडवाना लैंड, यानी कि गोंडवाना लैंड से सर्वाधिक भाग मिलता है। यानी कि पूरे भारत का 90% जो कोयला होता है वो कहाँ से प्राप्त होगा, हमको गोंडवाना लैंड से प्राप्त होगा, ठीक है। तो इतने पॉइंट आप याद रखिएगा। आंसर क्या है, तमिलनाडु। अगर यहीं पर पूछा आता है कि भाई जम्मू कश्मीर में कौन सा कोयला होता है, तो आपका कोयला जो होता है वो कौन सा होता है, एंथ्रोसाइट, जो कोयले का सबसे अच्छा रूप होता है, जिसे हम एंथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। कह रहे हैं भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब की गई थी,
यानी कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। दार्जिलिंग में की गई थी, सब समुद्रम में की गई थी, मोहरा में की गई थी या खोपोली में की गई थी। अगर बात करें दार्जिलिंग में, तो दार्जिलिंग में सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र लगाया गया 1897 में। पेपर में दार्जिलिंग आ जाएगा तो अच्छी बात है। कहां पर है? आपके पश्चिम बंगाल में। ठीक है, आप देखिएगा दो शहरों के नाम आ सकते हैं। एक तो आ सकता है सिंद्रापोंग, क्या आ सकता है आपका? सिंद्रापोंग। फिर से बन सकता है कि दार्जिलिंग की जगह जो नाम आ सकता है वो क्या आ सकता है आपका? सिंद्रापोंग का नाम आ सकता है। और दूसरा नाम तो आपके लिए दे ही रखा है, क्या कहते हैं इसे? दार्जिलिंग। क्या कहते हैं इसे? हम कहते हैं दार्जिलिंग। तो 1897 में पहली जल विद्युत परियोजना जो लगाई गई थी वो कहां पर लगाई गई थी? आपके शिव समुद्रम में नहीं, शिव समुद्रम में लगाई गई थी आपकी 1902 में। 1902 में जो जल विद्युत परियोजना लगाई गई थी उसका नाम क्या था? शिव समुद्रम। क्या नाम था? शिव समुद्रम नाम था। और ये किस नदी पर लगाई गई थी? तो ये लगाई गई थी आपकी कावेरी नदी पर। किस नदी पर लगाई गई थी? कावेरी नदी पर। ठीक है, तो देखिएगा पहली 1897 में सिंद्रापोंग या दार्जिलिंग यानी कि पश्चिम बंगाल में लगाई गई थी। और दूसरी अगर बात करेंगे 1902 में शिव समुद्रम में लगाई गई थी। कहां पर? आपके शिव समुद्रम में लगाई गई थी। कावेरी की बात करेंगे तो कावेरी को कहते हैं दक्षिण की गंगा कहते हैं, दक्षिण की गंगा कहते हैं। और कावेरी नदी का उद्गम जो होता है वो कहां से होता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है, यानी कि कहां कहां बहेगी आपके? तो आपके कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक प्लस तमिलनाडु राज्यों में बहती है। तो कावेरी नदी विवाद भी इन्हीं दो राज्यों में होगा, तो ये भी याद रखिएगा। कावेरी नदी जो विवाद है वो भी आपके कहां पर है? कर्नाटक और तमिलनाडु में ही कावेरी नदी का क्या है? विवाद भी है। ठीक है, तो कावेरी नदी का विवाद जो है वो भी आपके कर्नाटक व तमिलनाडु में है। तो पहली की अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा। ठीक है, इन दो शहरों का नाम याद रखिएगा, दोनों के दोनों कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, दोनों के दोनों कहां पर हैं? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम क्या है? भारत में प्रथम खनिज तेल का कुआं कहां खोदा गया? तो भारत में प्रथम खनिज तेल का कुआं जो है वो कहां खोदा गया? सभी को पता होगा कहां पर खोदा गया? डिगबोई में। डिगबोई कहां पर है? आपके असम में। असम में पहला खनिज तेल का कुआं खोदा गया था। कहां पर खोदा गया था? असम में पहला खनिज तेल का कुआं खोदा गया था। खनिज तेलों की बात करेंगे, एक रिफाइनरी है आपके जामनगर। ठीक है, और एक रिफाइनरी है आपके बहुत ही फेमस रिफाइनरी है जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? नुमालीगढ़। ठीक है, इन नुमालीगढ़ भी क्या रिफाइनरी है? नुमालीगढ़ जो रिफाइनरी है वो आपके कहां पर है? असम में है। और जामनगर आप लोग बताएंगे क्योंकि मैं आपको जामनगर पढ़ा चुका हूं कि जामनगर जो रिफाइनरी है वो आपके कहां पर है। ठीक है, तो जामनगर जो रिफाइनरी है वो आपके कहां पर है? जिसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के स्वामित्व के अंतर्गत आती है जामनगर रिफाइनरी। और आपके जामनगर जो रिफाइनरी है वो आपके कहां पर है? नुमालीगढ़ बहुत आती है पेपर में। ये कहां पर है? ये आपके असम में है। तो नुमालीगढ़ कहां पर है? आपके असम में है। ठीक है, कह रहे हैं भारत के निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्धतम सकल कृषि क्षेत्र के संचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? यानी कि ओवरऑल अगर बात करें तो ऐसी कौन सी फसल है भारत में जिसके अंतर्गत सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल आता है? गेहूं के अंतर्गत आता है, चावल के अंतर्गत आता है, तिलहन के अंतर्गत आता है, या आपके गन्ना के अंतर्गत आता है? तो भारत में सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल क्या है? तो भारत में सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल आपकी गेहूं है, चावल है, या तिलहन है, या गन्ना है। अगर इसको चेंज कर दिया जाए, भारत में सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल कौन सी है? गेहूं है। और सबसे ज्यादा जो सिंचित फसल की श्रेणी में आती है वो क्या आती है? आपकी गन्ना आता है। गन्ना सबसे ज्यादा आपके कहां पर होता? तो भारत में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा गन्ना आपके उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में अगर बात करेंगे सबसे ज्यादा गन्ना कहां पर होता है? आपके उत्तर प्रदेश में होता है। लेकिन अगर बात करें तो विश्व में सबसे ज्यादा गन्ना कहां पर होता है? आपके ब्राजील में होता है।
तो विश्व में सबसे ज्यादा गन्ना ब्राजील में, और भारत में सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ पर होता है? आपके उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना होता है। लेकिन अगर चीनी मिल की बात करें कि भारत में सबसे ज्यादा चीनी मिल कहाँ पर है, तो भारत में सबसे ज्यादा चीनी मिल है वो आपके कहाँ पर है? वो आपके महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में चीनी मिलों की संख्या सबसे अधिक है। और यहीं पर अगर बात करें कि गन्ना प्रजनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ठीक है, तो गन्ना प्रजनन जो अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है? वो आपके कोयम्बटूर। गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो कहाँ पर है? आपके कोयम्बटूर में है। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा कि हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? आपका गन्ना होगा। ठीक है, तो गन्ने से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुता में मिलता है? बहुता से मिलता है या केरल में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा खनिज ऐसा है? तो केरल जो है वो आपके, अभी हमने पढ़ा था सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो अनाईमुडी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो केरल की अगर बात करेंगे तो केरल देखिएगा कोस्टल प्रदेश है। केरल की अगर बात करेंगे कैसा है? आपका तटीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये तटीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। भारत की तटरेखा कितने राज्यों से लगती है? तो भारत की तटरेखा जो है वो आपके 9 राज्यों से लगती है। तो तटवर्तीय क्षेत्रों में जो सबसे ज्यादा जो अयस्क पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? आपका थोरियम। क्या पाया जाता है? आपका थोरियम। ठीक है, पाया जाता है आपका थोरियम। थोरियम का परमाणु क्रमांक की बात करेंगे तो TH90। और इसी का एक महत्वपूर्ण अयस्क है जिसको कहते हैं मोनाजाइट। तो भाई थोरियम तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन क्या है आपका? मोनाजाइट है। तो इसकी अगर बात करेंगे तो ऑप्शन क्या है आपका? सी। सी राइट आंसर, सॉरी डी राइट आंसर है आपका। अगर मैं बात करूंगा कि आपका टिन, टिन कहाँ पर पाया जाता है? तो टिन देखिएगा सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा आपको? छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा टिन मिलेगा। मैग्नीज की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा आपके उड़ीसा में मिलेगा मैग्नीज। और अगर अभ्रक की बात करेंगे तो कहाँ पर मिलेगा सबसे ज्यादा? भारत में आंध्र प्रदेश में मिलता है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा अभ्रक मिलेगा कहाँ पर? आपके भारत में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? आपके भारत में। अभ्रक जो सबसे ज्यादा मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा? आपके आंध्र प्रदेश में मिलेगा। ठीक है, अगला मूव करते हैं। वर्तमान बंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पतन का निर्माण किया गया? तो कौन से पतन का निर्माण किया गया था आपके, ये आपको बताना है। एन्नोर की बात करेंगे, एन्नोर कहां पर है? आपके तमिलनाडु में है। ठीक है, हल्दिया की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल। पारादीप की बात करेंगे तो देखिएगा उड़ीसा। नाहवा सेवा की बात करेंगे तो आपके कहां पर है? गोवा। तो बंबई के दबाव को कम करने के लिए कौन सा आपका किया गया? तो आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, पारादीप याद रखिएगा, डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है पेपर में कि भाई पारादीप कहाँ पर है? कहाँ पर है पारादीप? कहाँ पर है? भाई मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ाई कर लो। ठीक है ना, पढ़ाई बहुत जरूरी है। आप लोग पढ़ाई नहीं करते हो ना, तो ये समस्या आपके लिए है। ठीक है, आपको एक बात बता दें, अगर आप 99.9% भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर 99.9% भी अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा जब तक आप 100% नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि जितनी हमारे यहाँ पर वैकेंसी आती है उतनी वैकेंसी तैयार करने वाला व्यक्ति बिल्कुल बैठा हुआ है तैयार। अगर आप 1 घंटे पढ़ते हो, 2 घंटे पढ़ते हो, 3 घंटे पढ़ते हो, तो कोई व्यक्ति जो है वो आपसे ज्यादा पढ़ता है। यानी कि पूरे दिन में कम से कम, अगर आप खेती किसानी कहीं पर जॉब्स वगैरह कर रहे हैं तो क्या आप 24 घंटे तो नहीं कर रहे होंगे ना? 24 घंटे तो नहीं कर रहे। अगर 24 घंटे नहीं कर रहे तो मैं तो कह रहा हूँ ना, 6 घंटे, 6 घंटे और 6 घंटे और 6 घंटे, कितना हुआ? 24 घंटे हो गए।
अगर ये आपके काम करने यानी कि सबका टाइम है, अगर 18 घंटे आप कुछ भी करो, नौकरी करो, खेती करो, कुछ भी करो, लेकिन अगर पूरे दिन में अगर आप 6 घंटे भी पढ़ लेते हो, 6 घंटे भी पढ़ते होते हो, तो आपका 1/4 पार्ट जो है ना वो आपके स्टडी में जाता है। और ये अगर आप डेली पढ़ते हो ना, तो 6 घंटे अगर आप डेली पढ़े तो आप एक महीने में कितना पढ़ोगे, 180 घंटे पढ़ो। आपको ये बात डेली समझाते हैं लेकिन आपको ये समझ में नहीं आती है, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ना ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि जो आपकी वैकेंसी आई हुई है ना, उतने पे तो क्या हुआ ना, उतने पे तो आप जो पढ़ाई कर रहे हो ना, इस बेस पे सिलेक्शन होता ही नहीं है उस बेस पे। अगर ये बेस आपका अच्छा हुआ ना, तभी आपका सिलेक्शन होगा, वरना आपसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में हर जिले हर शहर में लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आपका अच्छा अच्छा रिस्पांस रहता है, ठीक है, अगर आप 99.9% भी अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो आपका सिलेक्शन होना कहीं तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप उसमें आप 100% नहीं देंगे। तो एक भी परसेंट अगर चूका तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। ये आपको जब भी पता चलेगा जब आपका कभी कभी पॉइंटों से रह जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं कि पढ़ाई कर लो, अपने मित्रों से मिलो, अपने दोस्तों से मिलो, उनसे पूछो। तो कैसे बहुत सारे दोस्त आपके होंगे जिनका पॉइंटों से सिलेक्शन रह गया है, तो उनको बहुत दर्द होता है। अभी आपको अगर बिजनेस करना है तो आप लगातार बिजनेस में लग जाइएगा, जब तक आपका दोस्त नौकरी करेगा ना तो आप उससे ज्यादा रुपए आप बिजनेस में कमा लोगे। लेकिन अगर पढ़ाई को क्षेत्र को छोड़ने के बाद में उसके बाद बिजनेस करोगे, तो आपसे जो स्टूडेंट आपका दोस्त जिसकी नौकरी लगी है वो आपसे आगे होगा और आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा। तो आपका अगर पढ़ाई आप करते हो तो आपको 100% आपकी पढ़ाई में देना ही देना है। अगर 100% आप नहीं देते हैं तो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं तक रुकना है। अगर आप एक बार एग्जाम दे चुके हैं, 2 बार एग्जाम दे चुके हैं, तो आप देखिएगा कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। क्या हमारी पढ़ाई अच्छी नहीं हो पा रही, ये जो पढ़ाने वाले टीचर हैं क्या वो अच्छे नहीं हैं, ठीक है। तो टीचर को चेंज करिएगा और आप देखिएगा किस बेस से हमारी अच्छी पढ़ाई हो सकती है, इस बेस को देखिएगा, है ना। आप लोग बातें कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है। तो सकल लंबाई किसकी सबसे अधिक है, गुजरात में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र में। अगर हम इसमें प्रश्न में कंफ्यूज भी हो सकते हैं, कंफ्यूज इसलिए हो सकते हैं क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश है। आपको पता है कि क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश का 4th नंबर है, लेकिन अगर बात करें पहला नंबर किसका है, तो पहला नंबर आपके राजस्थान का है क्षेत्रफल के मामले में। तो इसमें ना तो आपका राजस्थान होगा और ना तो आपका उत्तर प्रदेश होगा। कौन होगा आपका, तो आंसर होगा आपका महाराष्ट्र। क्या आंसर होगा आपका, आपका आंसर होगा महाराष्ट्र, ठीक है। तो सकल के उत्पादन में यानी कि क्या है, महाराष्ट्र। भारत के निम्नलिखित बंदरगाह में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर स्थित है। अभी तो मैंने आपको बताया था कौन सा बंदरगाह ऐसा है जो उड़ीसा के तट पर है। विशाखापट्टनम कहां पर है, तो विशाखापट्टनम आपके आंध्र प्रदेश, कहां पर है, आपके आंध्र प्रदेश। पारादीप आपके कहां पर है, तो भाई उड़ीसा में है। ये तो अभी हमने देखा था कहां पर है, उड़ीसा में है। बम्बई, बम्बई में है। हल्दिया आपके कहां पर है, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में है आपके। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। कहां पर है, आपके वेस्ट बंगाल में है। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन सी ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है। यानी कि अगर सिंपल से इस प्रश्न की बात करें तो ये प्रश्न सिर्फ इतना आपको बता रहा है कि भाई कौन सी नदी ऐसी है, कौन सी नहर ऐसी है, कौन सी परियोजना ऐसी है जो ब्यास नदी के पोंग बांध। अब आपको एक बात तो और समझ में आ गई होगी कि जो जो पोंग बांध है वो किस नदी पर है, तो पोंग बांध आपके ब्यास नदी पर। एक प्रश्न तो इसी में बन गया है। का उपयोग करते इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ओचम पात परियोजना, मयूराक्षी परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना। तो कौन सी करती है आपकी, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही होगा कौन सी करती है, पता है या नहीं पता है बताइएगा, ठीक है। तो देखते हैं कौन सी करती है आपकी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना करती है। कौन सी करती है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना आपकी करती है, ठीक है। अगर इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात करेंगे तो देखिएगा इसके उद्घाटन की अगर बात करें
उद्घाटन की अगर बात करें तो 31 मार्च 1958 में इसका उद्घाटन किया गया और 2 नवंबर 1984 में इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया, जो भारत की सबसे लंबी भारत की सबसे लंबी भारत की सबसे लंबी सबसे लंबी जो भारत की सबसे लंबी नहर है, किस राज्य के साथ सीमा बनाती है? तो देखिएगा, पंजाब के साथ सीमा बनाती है और आपके राजस्थान के साथ सीमा बनाती है। ठीक है, पंजाब के साथ सीमा बनाती हुई राजस्थान के साथ सीमा बना रही है आपकी कौन सी नदी सीमा बना रही है आपके? तो आपकी नदी जो सीमा बना रही है वो आपके पंजाब और राजस्थान के साथ सीमा बनाती है। भारत की सबसे लंबी आपकी परियोजना है। इसमें जो इसकी शुरुआत होती है वो किस बांध से होती है? तो ये भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है, किससे होती है? हरिके बैराज। प्रश्न बनेगा आपके पेपर में कि इंदिरा गांधी नहर जो है वो कहां से निकलती है? तो आपको बता दीजिएगा, हरके बैराज से ये नहर निकलती है आपकी, जो भारत की सबसे लंबी नहर है। अगर यहीं पर मैं पूछ दूं कि भाई उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर बताइएगा, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर बताइएगा, सबसे लंबी नहर। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर की अगर बात करेंगे तो शारदा नहर। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। ठीक है, तो शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। और अगर यहीं पे बात करें भारत की सबसे लंबी नहर, तो इंदिरा गांधी नहर है। उद्घाटन 31 मार्च 1958 को हुआ था, नाम बदल कर दिया गया इंदिरा गांधी नहर परियोजना 2 नवंबर 1884 को। निम्नलिखित में से कौन सा तट कोची बंदरगाह से संबंधित है? तो कौन सा तट जो है वो आपके कोची बंदरगाह से संबंधित है? कोची मतलब केरल। मालाबार तट को मालाबार तट का आपके कहां पर है? आपके केरल में है। ठीक है, कोरल तट की अगर बात करेंगे तो कहां पर है? आपके बंबई साइड में लगता है, आपके बंबई। कोरोमंडल तट की अगर बात करेंगे तो आपके कहां पर है? तमिलनाडु में। कहां पर है? आपके तमिलनाडु में है। ठीक है, अब हम अगर बात करें ओवरऑल कि कोची बंदरगाह किस तट के अंतर्गत आता है, तो कोची बंदरगाह आपके मालाबार तट के अंतर्गत आता है। किस तट के अंतर्गत आता है? मालाबार। देखिएगा, अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, अगर भारत के मानचित्र की बात थोड़ी सी करते हैं यहाँ पर, तो आपको मैंने शुरुआत में ही बताया था। तो आपके ए क्या है? पूर्वी साइड है, ये पूर्वी घाट है। और ए आपका क्या है? तो ए आपका पश्चिमी घाट है। ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। तो ये जो आपका होगा ये श्रीलंका है, जिसे अश्रुधारा कहते हैं। आंसू यानी कि पोलियो का बूंद के का अश्रुधारा कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो आपको श्रीलंका को जो अलग करता है भारत से, वो कौन करता है? पाक जलडमरू मध्य। कौन करता है? पाक जलडमरू मध्य क्या करता है? अलग करता है। और यहीं पर जो तमिलनाडु में जो तट है, उस तट को हम क्या बोलते हैं? कोरोमंडल का तट। क्या बोलते हैं इसे? कोरोमंडल का तट बोलते हैं। और इस साइड अगर बोलेंगे तो ए जो आपका है, ए क्या है? केरल है। और केरल के तट को हम क्या बोलते हैं? मालाबार का तट। मालाबार का तट बोलते हैं। और मालाबार का तट जो है वो आपके यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस कवर करता है? 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करता है। क्या करता है? 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करता है। ठीक है, याद रखिए कितने किलोमीटर की? 1000 डिस्टेंस की कवर करता है। इसीलिए केरल का मालाबार तट जो है ना, इसके साथ संबंध आपके 1000 किलोमीटर के बाद ही बनाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका तमिलनाडु में एक जो आपका राम सेतु जो स्टार्ट होता है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? आपके धनुषकोडी से। तो राम सेतु आपके स्टार्ट होता है धनुषकोडी से, इस बात को आप याद रखिएगा। और धनुषकोडी किसका पार्ट है? तो आपके रामेश्वरम द्वीप का पार्ट है। धनुषकोडी आपके रामेश्वरम द्वीप या बोले तो पम्बन द्वीप,
इस द्वीप का पार्ट है तो बोल दें तो पम्बन द्वीप का पार्ट है। ठीक है, रामेश्वरम द्वीप बोलो या पम्बन द्वीप बोलो, दोनों का क्या है, पार्ट है आपका। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। करेक्ट। कोरण रेलवे जोड़ता है किसको, कहां से जोड़ता है, कोरण रेलवे बंबई से मनमाड को, रोहा से मंगलौर को, मंगलौर से कोची को, या बंबई से पुणे को जोड़ता है। तो कहां से कहां जोड़ता है, रोहा को मंगलौर से जोड़ता है। रोहा कहां, बंबई में, मंगलौर कहां, कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सी इसका ठीक, वो सॉरी सी है आपका या बी है, बी आंसर इसका राइट होगा। ठीक है, फ्रांस व स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। फ्रांस व स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला जो पर्वत है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, बताइएगा क्या होगा इसका आंसर, आपका ठीक आंसर क्या होगा। ओके, इसका ठीक आंसर क्या होगा। तो प्रश्न हमारा है कि फ्रांस और स्पेन के बीच जो सीमा का निर्धारण करता है वो कौन सा पर्वत है। ठीक है, तो कौन सा पर्वत है आपका, तो पेरिनीज पर्वत है। कौन सा, पेरिनीज पर्वत। ठीक है, जूरा पर्वत की बात करेंगे तो देखिएगा फ्रांस और स्विट्जरलैंड के साथ सीमा बनाता है। फ्रांस व स्विट्जरलैंड के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, फ्रांस व स्विट्जरलैंड के साथ सीमा बनाता है आपका जूरा पर्वत। ठीक है, ये देखिएगा सूची ए को सूची बी से सुमेलित करना है। आपको ठीक दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो देखिएगा। सूची ए को सूची बी से सुमेलित करना है। ठीक है, सूची ए को सूची बी से सुमेलित करना है, यानी कि एक तरफ क्या है आपके पर्वत हैं, दूसरी तरफ आपके किस प्रकार के पर्वत हैं। अल्पास की बात करेंगे तो आपके देखिएगा बलित पर्वत है। फ्यूजियामा की बात करेंगे तो देखिएगा ज्वालामुखी पर्वत है। विंध्य पर्वत की बात करेंगे तो आपके अपशिष्ट पर्वत हैं, और आपका वाशेष की बात करेंगे तो आपका भ्रांस पर्वत है। ठीक है, कौन सा पर्वत है आपका, भ्रांस पर्वत है। अगर हम इसमें देखें, ठीक है, ओके, एक सेकेंड आप, ठीक है, ठीक है, आंसर ठीक थे हमारे, आंसर की प्रॉब्लम नहीं है, आपके ऑप्शन नहीं लग पा रहे हैं। चलिए नीचे से ही देख लेते हैं इसको। भी हमने देखा कि आपका पहले का क्या होगा, आपका तीसरा, उसके बाद में आपका दूसरा, फिर ए वाला आपका, और फिर आपका ए वाला। ठीक है, आप इतनी बात यहां से समझ लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार हम मैचिंग कर सकते हैं इन पर्वतों की। ओके, अगला है कि अंधी घाटियां पाई जाती हैं। तो भाई अंधी घाटियां कहाँ पाई जाती हैं, कोस्टल प्रदेश में, शुष्क प्रदेश में, हिमानीकृत प्रदेश में, या टोंड्रा प्रदेश में। तो अंधी घाटियां आपके कारस्ट प्रदेश में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर वन क्या होगा, ऑप्शन नंबर वन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है। तो भाई आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त, तो आर्कटिक वृत्त की अगर हम बात करेंगे तो या तो आपके उत्तर में देश होंगे या दक्षिण में होंगे, लेकिन प्रश्न पूछा है कि कौन सा देश है जो आपके पाया जाता है कहां पर, दक्षिण में। ठीक है, आपकी चार दिशाएं हैं, क्योंकि चारों दिशाओं के अंतर्गत हैं, पश्चिम, चार दिशाएं आपकी हैं। और चार से कितनी दिशाएं बनती हैं आपकी, चार से आपकी आठ दिशाएं बनती हैं। तो कुल मिलाकर हमें ये पता करना है कि आर्कटिक वृत्त जो होता है उसमें कुल मिला के कितने देशों का समूह है। कितने देशों का समूह है, आठ कंट्री का समूह है। कितने कंट्री का समूह है, आठ कंट्रियों का समूह है, जिसमें अगर बात करेंगे तो दक्षिण में आपके रूस और आपके आइसलैंड दो देश हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, आइसलैंड। उसके बाद आपका जैसे फिनलैंड हो गया। ठीक है, फिनलैंड के बाद आपका नॉर्वे हो गया।
नॉर्वे के बाद बात करेंगे स्वीडन, स्वीडन के बाद बात करेंगे यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसमें आता है। फिर आपका कनाडा आता है और आपका ग्रीनलैंड आता है। क्या है आपका? ग्रीनलैंड आता है। तो ये जो 8 देशों का जो समूह है हमारे पास में, यहाँ से यहाँ तक जो 8 देशों का जो समूह है, ये आर्कटिक वृत्त के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? आर्कटिक वृत्त के अंतर्गत आता है आपका जो भी आपका समूह है। कितने देशों का? 8 देशों का जो समूह है ये आपके आर्कटिक वृत्त के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? आपके आर्कटिक वृत्त के अंतर्गत आता है 8 देशों का समूह। ओके, तो इसका हमने आंसर खोजा। क्या आंसर था हमारा? आइसलैंड। जितनी भी भाई कैपिटल लिखी हुई है उन सभी देशों की आपको कैपिटल याद होनी चाहिए, और वो भी अच्छे से कैपिटल आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भूपटरी में बहुता यानी कि सबसे अधिक पाए जाने वाला रासायनिक तत्व है। अब देखिएगा कुछ पॉइंट हैं, जैसे एक तो हमारा होता है वायुमंडल, आप समझते हैं। आइए, एक होता है हमारे पास में वायुमंडल और एक हमारे पास में है ब्रह्मांड। एक है वायुमंडल, दूसरा है हमारे पास में ब्रह्मांड, और तीसरी की अगर बात हम करेंगे तो हमारे पास में है पृथ्वी, यानी कि जिसे हम कहते हैं भूपाटरी। ठीक है, पृथ्वी। ओके, ये हमारे पास में पार्ट है। अगर वायुमंडल की बात करेंगे, ब्रह्मांड की बात करेंगे और भूपाटरी की अगर बात करेंगे, तो देखिएगा वायुमंडल को हम वातावरण भी कहते हैं। अगर आपके पेपर में वातावरण आते हैं तो कंफ्यूज नहीं होने का है आप लोगों को। आप अगर लगातार बने रहेंगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा, किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन देखने को आपको नहीं मिलेगा। ये मेरी गारंटी नहीं है, मेरा एक विश्वास है कि मैं किसी भी क्वेश्चन में आपको गलत नहीं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल। और आपका डाउट जितना भी है वो सब क्लियर कर दूंगा एक ही क्वेश्चन के लेके। इसलिए आप लगातार बने रहिएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रांग है, ये क्वेश्चन इतना स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, अब देखिएगा, अगर मैं पूछूं कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो सभी लोगों को पता है कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस जो पाई जाती है उसे हम कहते हैं नाइट्रोजन। तो सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या? 78% है। और दूसरी सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ऑक्सीजन। वायुमंडल में कितनी है आपकी? 21% है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ से कि नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, 21% हो गई, और उसके बाद आपकी आर्गन, एकमात्र अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में पाई जाती है, 0.93%। उसके बाद आप सभी लोगों को पता है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसका प्रतिशत आपका 3 हो सकता है या कहीं पर 4 भी हो सकता है। तो नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद आपके आर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल, ये आपकी जो गैसें पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं गैसें? तो ये गैस जो आपके पाई जाती है वो आपके एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। कहाँ पर? आपके एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल में पाई जाती है। इतनी बात आपको सौभाग्य से पता चल गई होगी। अगर वहीं पर पूछा जाए प्रश्न कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन, जिसे हम एस से करते हैं। ठीक है, और इसका परमाणु क्रमांक भी आपका कितना है? 1 है। ठीक है, परमाणु क्रमांक भी कितना है? 1 है, उसकी जरूरत नहीं है। हेनरी कैविडिस ने इसको खोजा था, हेनरी कैविडिस ने इसको खोजा था। ठीक है, तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन। अब प्रश्न हमारा ये है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी पाई जाती है? तो पृथ्वी पर भाई सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है उसको हम कहते हैं ऑक्सीजन। कौन सी गैस कहते हैं? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वो कितना है आपका? 21%। तो ऑक्सीजन जो है वो आपके ब्रह्मांड में 21% पाई जाती है, लेकिन पृथ्वी पर बात करेंगे तो पृथ्वी पर आपके जो गैस पाई जाती है वो आपके 46.6% पाई जाती है। और यहीं पर अगर बात करेंगे दूसरी सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो आपके सिलिकॉन,
जो दूसरी सबसे अधिक मात्रा में गैस पाई जाती है, और इसका जो प्रतिशत है वो कितना है आपका 26% है। कितना प्रतिशत है इसका? 26% है। तो आपने एक बात तो यहाँ से देखी होगी कि सबसे अधिक मात्रा में जो गैसें पाई जाती हैं, सबसे अधिक मात्रा में जो गैसें यहाँ पर पाई जा रही हैं आपके, ठीक है, वो कौन कौन सी गैसें हैं जो सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पर पाई जा रही हैं? तो सबसे अधिक मात्रा में आपके एटमॉस्फेयर में बात करेंगे तो नाइट्रोजन, यानी कि वायुमंडल बात करेंगे तो नाइट्रोजन। ब्रह्मांड में बात करेंगे तो आपके हेनरी कैवेंडिश के द्वारा जो गैस खोजी गई थी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम जो हमने नाम जिसे दिया है वो कौन सा नाम दिया है आपके? हाइड्रोजन को, ठीक है। और जो आपके भूपटरी पर सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं सिलिकॉन। क्या कहते हैं उसको? सिलिकॉन कहते हैं। और दूसरी, लेकिन पहली क्या है? पहली हमारी क्या है आपके? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है वो आपकी पहली गैस है जिसका प्रतिशत है 46.6%। अब ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है उसको हाइड्रोजन कहते हैं। हाइड्रोजन की अगर बात करेंगे तो देखिएगा, हाइड्रोजन के कई सारे समस्थानिक होते हैं, जैसे जल में भी प्रयोग होता है जिसे कहते हैं प्रोटियम। तो प्रोटियम एक समस्थानिक होता है। उसके बाद D2O होता है, यानी कि ड्यूटेरियम होता है, डी से प्रदर्शित करते हैं। और फिर होता है आपका ट्रीटियम। क्या होता है? ट्रीटियम होता है। क्या होता है? ट्रीटियम होता है। तो आपके समस्थानिक भी होते हैं। अब जैसे वनस्पति घी को अगर हमें बनाना है तो किसका प्रयोग करेंगे? हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करेंगे वनस्पति घी बनाने में। तो आवर्त सारणी का एक ऐसा एलिमेंट है जिसको कहीं भी स्थान नहीं दे रखा है। अब ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कहते हैं कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अगर बात करेंगे पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होगा, तो सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी पर क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है या एल्यूमिनियम पाया जाता है? क्या पाया जाता है? लोहा या एल्यूमिनियम? आप बताइएगा इसको कमेंट्स बॉक्स में कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, लोहा या एल्यूमिनियम पाया जाता है। अब प्रश्न हमारा यह है कि भूपटरी पर बहुतता से पाए जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? भाई कौन सा है? आपने अभी तो पढ़ा है, कौन सा है आपका? ऑक्सीजन। राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। दूसरा क्या होगा? सेकेंड एलिमेंट्स की बात करेंगे तो क्या होगा? सिलिकॉन होगा, जो कितने प्रतिशत है आपका? 26% है। अब ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कहते हैं कॉस्मोलॉजी। क्या कहते हैं ब्रह्मांड के अध्ययन को? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कहते हैं भाई कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी कहते हैं ब्रह्मांड के अध्ययन। ओके, बात समझ में आपको आ गई? कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमने आपके बहुत सारे प्रश्न अभी तक देखे हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 7 था। इसके आगे भी हम देखेंगे, कुल मिला के हम लगभग में 200 प्रश्न देखेंगे जो 2011 से लेके 2022 या उससे पहले के आए हुए थे, लेकिन हमने लेटेस्ट को सबसे पहले लिया है। उसके बाद भी हम बहुत सारे प्रश्नों को लेंगे। उसके बाद हम जो सीरीज स्टार्ट करेंगे वो उत्तर प्रदेश जीके, यानी कि उत्तर प्रदेश से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी की चर्चा भी यहाँ पर करेंगे। अच्छे से करेंगे, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए है तो ऊपर जो नंबर आपको दिख रहा है उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं हमें, और आपको पीडीएफ रिटन और दोनों फॉर्मेट में आपको प्राप्त भी हो जाएगी। जो मैंने आपको पढ़ाया है अच्छी तरह से वो भी आपको मिल जाएगा, और जो आपको समझाया है वो तो आपको वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगा कि मैंने आपको क्या समझाया है, ठीक है। अब हम दोबारा फिर से मिलेंगे, और आपसे मैं एक ही बात कहूंगा कि आप 99.9% आप ना दीजिएगा, 99.9% ना दीजिए, कंप्लीट दीजिएगा। कंप्लीट का मतलब है कि जितना ओवरऑल आप पढ़ते हैं उन सभी पर फोकस करिएगा, क्योंकि ये एग्जाम है आपके आरओ एआरओ का। इससे डायरेक्टली हम समीक्षा अधिकारी बनेंगे, और उम्मीद है कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं ना उसी से प्रश्न आने वाले हैं। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा जो प्रश्न वहां पर नहीं आएगा। करंट अफेयर्स को भी हम देख ही रहे हैं, हम 2 वीडियो देख चुके हैं करंट अफेयर्स की, और वहीं से प्रश्न आपके करंट अफेयर्स से आएंगे। बाकी आप जहां से भी करंट अफेयर्स को आप जिस भी बुक से जहां से भी आप स्टडी कर रहे हैं वहां से आप करते रहिएगा। और ये बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन जीके का एकदम 100% वादा है कि यहीं से आने वाली है, कोई भी प्रश्न यहाँ से वहां तक नहीं जाएगा। अभी हमने 7 क्लासें पढ़ी हैं और आपके 7 क्लासों में अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया है। ये अच्छी सी भूमिका या तो हम निभा रहे हैं, आप निभा रहे हैं।
अभी आप चैनल को सपोर्ट करिएगा क्योंकि हमारा एक नया चैनल है और थोड़ी सी हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है लाइट वगैरह की, तो आप सपोर्ट करते रहिएगा जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मैनेज कर पाएँ। ठीक है, अब दोबारा हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। क्लास किसी भी दिन डाउन नहीं होने वाली है, डेली आपकी क्लास चलेगी, पर डे क्लास चलेगी। मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा 10 वीडियो में मैं आपकी ज्योग्राफी जितनी भी प्रीवियस ईयर आई हुई है वो समाप्त कर दूंगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश जीके, फिर हम लेके आएंगे हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद संविधान, और चैप्टर वाइज भी स्टार्ट करने वाले हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पढ़ते रहिएगा तो आपके अभी बीओ का एग्जाम, यूपीपीसीएस का एग्जाम, ये सभी एग्जाम आपके होने वाले हैं और आपका सेम सिलेबस है, कोई भी सिलेबस में चेंज नहीं है। थोड़ा